अनुच्छेद लेखन। पढ़िए और समझिए। संक्षेप में किसी विषय पर विचार प्रस्तुत करने के लिए अनुच्छेद लिखा जाता है। अनुच्छेद सरल और संक्षिप्त होना चाहिए। इसमें मूल विषय पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। इस प्रकार अपने भावों तथा विचारों को संक्षेप में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने विचारों की एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए। उसके बाद वाक्यों को क्रम देना चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय हमें विषय से भटकना नहीं चाहिए। अनुच्छेद सदैव छोटे छोटे वाक्यों में लिखना चाहिए। विषय से संबंधित मुक्त बातें ही अनुच्छेद में लिखनी चाहिए। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। आवश्यकतानुसार सूक्तियों, मुहावरों या लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। अनुच्छेद के कुछ उदाहरण। 1. मीठी वाणी। वाणी ईश्वर का दिया हुआ अनमोल वरदान है। यदि मनुष्य के पास वाणी न हो तो यह संसार सूना और अधूरा लगता। मीठी वाणी सभी को प्रभावित करती है। जो लोग मधुरभाषी होते हैं उन्हें सभी पसंद करते हैं। कोयल अपनी मीठी वाणी के कारण ही सब लोगों द्वारा पसंद की जाती है। मीठी वाणी सब लोगों को ही आनंदित नहीं करती, बल्कि बोलने वाले को भी आनंद पहुंचाती है। कटुभाषी लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। मीठी वाणी अमृत के समान होती है। अतः हमें हमेशा मधुर वाणी में ही बात करनी चाहिए। 2. स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य ही धन है, यह एक बड़ी पुरानी कहावत है। मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य ही अधिक मूल्यवान होता है। जिस मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसका मस्तिष्क सोचने समझने की क्षमता से युक्त होता है तथा वह अधिक अच्छे तरीके से कार्य कर सकता है। अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन में सफलता पाने की कुंजी है। परंतु अक्सर देखा जाता है कि कम उम्र में ही मनुष्य न जाने कितनी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इसका मुख्य कारण होता है उनकी दिनचर्या और खान पान का सही न होना। मनुष्य के जीवन में नियमित और सही दिनचर्या तथा संतुलित भोजन अत्यंत आवश्यक है। यदि हम अपनी नियमित दिनचर्या में प्राणायाम, योग और ध्यान को शामिल कर लें तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। जीवन में स्वास्थ्य ही अनमोल धन है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है। जीवन में स्वास्थ्य के महत्व को जानकर ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। प्रत्येक मनुष्य का पहला कर्तव्य यही है कि उसे अपने स्वास्थ्य के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। 3. समय का सदुपयोग। समयानुसार कार्यों को संपन्न करना ही समय का सदुपयोग कहलाता है। व्यक्ति के जीवन में समय का महत्वपूर्ण स्थान है। बीता समय कभी लौटकर नहीं आता। अतः मनुष्य को चाहिए कि जो समय उसे मिलता है वह उसका सदुपयोग करे। समय ही सबसे बड़ा बलवान है। कहा भी गया है, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। समय के सदुपयोग से ही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करता, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असफलता का मुंह देखना पड़ता है। समय निरंतर अपनी गति से आगे बढ़ता जाता है। यह किसी के लिए नहीं रुकता और उसे रोकने की शक्ति भी किसी में नहीं है। समय के सदुपयोग से कई लाभ हैं। इससे जीवन उन्नत मार्ग पर अग्रसर होता है। वे ही लोग जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं जो समय का ठीक उपयोग करते हैं। इनके जीवन में समन्वय होता है। समय का सदुपयोग न करने से मन चंचल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाता, जिससे सफलता दूर चली जाती है और उसका जीवन अभावों से भरा रहता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने समय का सदुपयोग करके जीवन को सफलता के शिखर पर ले जाए। 4. नदी की आत्मकथा। मैं नदी हूँ। मैं सदियों से निरंतर बहती आई हूँ। मैंने न जाने कितनी
ऋतुएं देखीं और न जाने कितने पुरखों को देखा। प्रत्येक वर्षातु में मैं जल से सराबोर हो जाती हूँ। खेतों, मैदानों और नालों का जल बह बहकर मुझ में मिल जाता है। मेरा जन्म उद्गम हिमाच्छादित पर्वतों से होता है। मैं सदा नीरा कहलाती हूँ, क्योंकि गर्मी की ऋतु में भी मेरा जल नहीं सूखता। मैं संचय में विश्वास नहीं रखती, मैं तो दिन रात बहना जानती हूँ। मेरी सी प्रकृति के कारण मेरा जल अधिक प्रदूषित नहीं होता। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से बहती हुई मैं अपनी राह स्वयं बनाती जाती हूँ। मेरा जन्म तो प्राणियों के हित के लिए हुआ है। मेरा जल जहाँ जहाँ जाता है, वहाँ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। किसान मेरे जल से फसलों को सींचते हैं। मेरे जल को पशु पक्षी, मनुष्य सभी पीते हैं। मनुष्यों ने अपने लाभ के लिए मेरी वेगवती धारा को रोककर कई बहुउद्देशीय बांध भी बनाए हैं। हालांकि इस तरह से मेरे सहज प्रवाह में बाधा आती है, परंतु प्राणियों के उपकार के लिए मैं सभी प्रकार का कष्ट सहने के लिए तैयार हूँ। मुझे कई नामों से पुकारा जाता है: सरिता, तटिनी, वाहिनी, शैलजा, तरंगिणी, निर्झरिणी आदि। गंगा के रूप में मैं पतित पावनी हूँ। मानव सभ्यता मेरे तट पर ही फली फूली है, परंतु आज मानव मेरा दुश्मन बना बैठा है। वह अपने उपयोग में लाया गया सारा गंदा जल मुझ में उड़ेल देता है। कल कारखानों का प्रदूषित जल, कूड़ा कचरा, सड़न सभी कुछ मैं ढोती फिरती हूँ। मेरी एकमात्र अभिलाषा है कि मैं सदा पवित्र रहूं, मेरा जल सदा निर्मल रहे। 5. विज्ञापन की दुनिया। आज का युग विज्ञापन का युग है। बिना विज्ञापनों के आधुनिक युग की कल्पना तक नहीं की जा सकती। चाहे समाचार पत्र हो, पत्रिका हो, दूरदर्शन हो या रेडियो, सभी जगह विज्ञापनों की भरमार है। विज्ञापनों की सहायता से ही उत्पादक अपनी वस्तुओं को आसानी से बेच पाते हैं। विज्ञापन 2 प्रकार के होते हैं: सरकारी विज्ञापन और निजी कंपनियों के विज्ञापन। सरकारी विज्ञापनों में जनहित संदेश होता है। सरकारी विज्ञापन जनता में जागरूकता लाने का काम करते हैं। निजी कंपनियों के विज्ञापन आकर्षक तथा मनभावन रूप में प्रचारित होते हैं। उनमें केवल उत्पादक को अधिक लाभ होता है। आर्थिक लाभ कमाने के लिए ही उत्पादक बड़े पैमाने पर प्रचार करते हैं तथा किसी नुक्ता सितारे या प्रसिद्ध व्यक्ति को वस्तुओं का प्रयोग करते हुए दर्शाते हैं। ये उत्पादक अपने उत्पाद की बिक्री हेतु उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए वस्तु के साथ अन्य आकर्षक उपहार या लकी ड्रॉ की योजना भी बना लेते हैं। विज्ञापनों से उपभोक्ता को यह लाभ होता है कि उसे नए उत्पाद का पता चलता है। विज्ञापन से उपभोक्ता को कभी कभी हानि भी उठानी पड़ जाती है। विज्ञापन वस्तुओं के प्रचार तथा बिक्री के सशक्त माध्यम हैं। विज्ञापनों का उपयोग हम अपने हित में करें, न कि उनकी लुभावनी साज सज्जा तथा आकर्षक शब्द जाल में फंसकर उन पर अंधा यकीन करें। 6. वृक्षों की उपयोगिता। वृक्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इन्हें देवताओं की संज्ञा दी गई है। वृक्षों की पूजा तो हम सदियों से करते आ रहे हैं। ये हमारा पालन पोषण करते हैं। वृक्ष के बिना हम अपने अस्तित्व को जीवित नहीं रख सकते। ये हमारे लिए बहुपयोगी भी हैं, परंतु हम यह सब जानते हुए भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इनकी अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। सदियों से ये हमारे खान पान, आवास तथा विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति बिना किसी स्वार्थ के करते आ रहे हैं। जब से पृथ्वी अस्तित्व में आई है, ये हमारे साथ बने हुए हैं। अपने घरों, खेतों और वस्तुओं के निर्माण संबंधी आवश्यकताओं के लिए हम इनकी बलि चढ़ा रहे हैं। जितनी तेजी से हम इनकी कटाई कर रहे हैं, उतनी तेजी से ही हम अपनी जड़ें भी काट रहे हैं। वृक्षों के कटाव के कारण आज भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वायुमंडल में प्रदूषण की मात्रा निरंतर बढ़ रही है। इस प्रदूषण के कारण वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ध्रुवों में स्थित बर्फ भी इसी कारण लगातार पिघल रही है। यदि यह पिघल जाए तो समुद्र के स्तर को बढ़ा सकती है, जिससे प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वृक्ष की जड़ें गहराई तक जाकर मिट्टी को बांधे रखती हैं, जिससे बरसात में मिट्टी बह नहीं पाती है। हमें चाहिए कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और अपनी पृथ्वी को बचाएं। 7. पुस्तकालय।
पुस्तकालय शब्द की रचना दो शब्दों के मेल से हुई है। पुस्तकालय अर्थात पुस्तकों का घर या पुस्तकों को रखने का स्थान ही पुस्तकालय है। हमारे देश में पुस्तकालयों की परंपरा प्राचीन है। नालंदा तथा तक्षशिला विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में ज्ञान विज्ञान की अनेक पुस्तकें थी। आधुनिक युग में विद्यालय तथा विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय तो होते ही हैं, साथ ही साथ व्यक्ति विशेष के निजी तथा संस्थाओं के सार्वजनिक पुस्तकालय भी होते हैं। पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों को पढ़कर व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। पुस्तकालय समय का सदुपयोग करने के सर्वोत्कृष्ट माध्यम हैं। पुस्तकालय में प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ भी सुलभ हो जाते हैं। किसी विषय में पूर्णतः पारंगत होने के लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता होती है। यह सब पुस्तकालयों में जाकर ही संभव हो सकता है, क्योंकि वहां प्रत्येक विषय की अनेक पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। पुस्तकालय में अध्ययन करते समय हमें नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे वहां शांत बैठकर अध्ययन करना चाहिए। पुस्तकों को पढ़ने के उपरांत तुरंत लौटा देना चाहिए ताकि वे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाई जा सके। इस प्रकार पुस्तकालय के प्रति हमारे दायित्वों का हमें भली भांति निर्वाह करना चाहिए। 8. प्रदर्शनी। दिल्ली हाट विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी के लिए मुख्य स्थल है। दिसंबर माह में वहां हथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। यहाँ देश के लगभग सभी राज्यों से हस्तशिल्पी आए हुए थे। मैं सबसे पहले हथकरघे के बुनकरों के कपड़े देखने गईं। यहाँ पर खड्डी से बुने, कढ़ाई किए तथा छपाई व बंधेज के सुंदर वस्त्र थे। एक एक साड़ी अपने आप में अद्भुत कलाकृति थी। एक ओर गृह सज्जा के लिए जूट से बनी वस्तुएं थीं, तो दूसरी ओर बांस की वस्तुएं। कागज कूटकर बनाए गए सुंदर मीनाकारी वाले कश्मीरी सजावटी सामान अद्भुत थे। दक्षिण भारत से काष्ठशिल्पी अपनी कला के अद्भुत नमूने लाए हुए थे। लकड़ी की सुंदर नक्काशी देखकर हम विस्मित रह गए। गुजरात की कशीदाकारी भरे खिलौने सबका मन लुभा रहे थे। इन सामानों के साथ साथ खाने पीने के लिए भी तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे। इस तरह यहाँ भारत के कला सौंदर्य की अद्भुत झांकी के रूप में समस्त देश का भव्य दर्शन हो जाता है। 9. शिक्षा का उद्देश्य। मनुष्य विवेकशील सामाजिक प्राणी है। शिक्षा प्राप्त कर वह अपनी समस्त शक्तियों का सदुपयोग करता है। मनुष्य शिक्षा प्राप्त कर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दक्षता और सफलता प्राप्त करना चाहता है। शिक्षा रहित जीवन बंजर भूमि के समान है और शिक्षित जीवन एक सुंदर उपवन है, जिसकी आभा सब ओर छा जाती है। शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करना है। शिक्षा मानव को उसके गौरवशाली अतीत से परिचित करवाती है। वह ज्ञान अर्जन कर अपनी रुचियों और रुझानों को विभिन्न आयाम प्रदान कर विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की नवीन श्रृंखला बन सकता है। शिक्षा बालक में विभिन्न मानवीय गुणों का विकास करती है। शिक्षा मानव को नवीन आलोक प्रदान करती है। शिक्षा को मात्रा पुस्तकीय ज्ञान से जोड़ा जाना उचित नहीं है। यह मानव की समस्त शक्तियों का विकास कर उसे बहुमुखी प्रतिभा का स्वामी बनाती है। आदिकाल से मानव के विकास की गाथा में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। आत्मिक व बौद्ध की विकास का चूक मंत्र शिक्षा ही है।